हेलो फ्रेंड्स, ज्ञानशिला एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आप सभी को पता है एमपीपीएससी प्रीलिम्स और मेंस के अकॉर्डिंग हमारी न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग हमारी एक सीरीज चल रही है जिसमें आपको सभी सब्जेक्ट के वीडियो फ्री में अवेलेबल करवाए जा रहे हैं। मैं आपके साथ इसी सीरीज में ज्योग्राफी लेकर चल रहा हूँ। हमारे कुछ टॉपिक कंप्लीट हो चुके हैं, हमारे कुछ टॉपिक अभी आगे बाकी हैं। उन टॉपिक में आज हम लेने वाले हैं मृदा को। ठीक है, मृदा अर्थात सॉइल। और अब इस सॉइल की चर्चा करते हुए हम देखेंगे सॉइल होती क्या है। ठीक है, इसको प्रभावित करने वाले कारक क्या होते हैं, और भारत के संदर्भ में पढ़ रहे हैं हम स्पेशल, तो भारत में सॉइल्स कितने प्रकार की है और कहाँ कहाँ कैसी कैसी सॉइल उपस्थित है। आइए हम चलते हैं आपके सॉइल पे। ठीक है, और सॉइल में आप सबसे पहले आती है आपके एग्जाम में एमपीपीएससी प्रीलिम्स और मेंस में यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आ चुके हैं। आप पेपर उठा के देखिए, आपको बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे। अदर एग्जाम में भी बहुत सारे क्वेश्चन मिलते हैं यहाँ से, चाहे वो प्रीलिम्स हो चाहे मेंस हो, यहाँ तक कि इंटरव्यू में भी यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। सबसे पहले हम चर्चा करेंगे मृदा। मृदा होती क्या है। ठीक है, मृदा होती क्या है। तो आपको मृदा सबको पता है, हम इंग्लिश में इसको सॉइल कहते हैं। ठीक है, अब मृदा होती क्या है, तो सामान्यतः अगर आपको याद रखना है तो जो मृदा जो है वो एक खनिजों का मिश्रण है। किसका मिश्रण है? एक खनिजों का मिश्रण है। ठीक है, ये सिंपल सी परिभाषा है, लेकिन आपको मेंस में लिखने के लिए कुछ अच्छे से परिभाषा बनानी पड़ेगी। और वो परिभाषा क्या बना सकते हैं आप अच्छे से? तो मृदा जो है वास्तव में आप देखोगे पृथ्वी की सतह के ऊपर जो ऊपर वाला भाग है उस भाग में सूक्ष्म खनिज पदार्थों का क्या है? मिश्रण है। पृथ्वी के ऊपरी भाग पर सूक्ष्म खनिज पदार्थों का क्या है? मिश्रण है। और इन सूक्ष्म खनिज पदार्थों में जैविक पदार्थ भी आ जाते हैं और अजैविक पदार्थ भी आ जाते हैं। जैविक और अजैविक पदार्थों का क्या है? एक तरह से मिश्रण है। और ये बनी कैसे हैं आपके? तो ये चट्टानों के अनाच्छादन से बनी हुई है। किसके अनाच्छादन से बनी हुई है? चट्टानों के अनाच्छादन से बनी हुई, अर्थात चट्टानों का अपक्षय, अपर्दन और निक्षेपण हुआ तो आपके मृदा बनी है। ठीक है, यहाँ से ये याद रखना है आपको। फिर आगे क्या है? ये वनस्पति के विकास में भी सहयोगी होती है भैया। ठीक है, तब क्योंकि आप मृदा किस संदर्भ में पढ़ते हो? वनस्पति के संदर्भ में पढ़ते हो, तो ये वनस्पति के विकास में भी सहयोग करती है या सहायक होती है। अतः आप याद रख सकते हो मृदा क्या है? मृदा पृथ्वी के ऊपरी भाग में पाए जाने वाले खनिजों का क्या है? मिश्रण है। उसमें जैविक और अजैविक दोनों प्रकार के खनिज आते हैं। साथ ही यह चट्टानों के किस क्रिया द्वारा बनी हुई है? अनाच्छादन। अनाच्छादन में हम क्या पढ़ते हैं? अपक्षय, अपर्दन, निक्षेपण, उससे बनी हुई है। और क्या भी करती है साथ में? यह वनस्पति के विकास में सहयोग भी प्रदान करती है। ठीक है, तो ये मृदा की अच्छी डेफिनेशन हो गई, अच्छे से लिख सकते हो एग्जाम में। और मृदा के संगठन पढ़ेंगे हम। मृदा के संगठक क्या होते हैं भैया? तो मृदा के संगठक या संगठन देखोगे तो मृदा कार्बनिक, अकार्बनिक, वायु, जल और जीव, जिसमें जैविक भी है इसमें, जैसे वायु, जल आपके वायु क्या है? अजैविक पदार्थ है। जबकि कुछ कार्बनिक, अकार्बनिक पदार्थों में जैविक अजैविक दोनों आ जाते हैं। तो मुख्यतः मृदा कार्बनिक पदार्थों का कितना % होता है? उसमें मृदा में 5% होता है। अकार्बनिक पदार्थों का 45% होता है। और वायु, जल और जीव, सूक्ष्म जीव, जिसमें आपके ह्यूमस मुख्य रूप से आते हैं, ठीक है, उनका क्या होता है योगदान? 50%। तो कार्बनिक पदार्थ पूछे तो आपके 5% पाए जाते हैं मृदा में। अकार्बनिक पदार्थ सीधे सीधे फैक्ट के रूप में पूछे जा सकते हैं, 45% पाए जाते हैं। वायु, जल और जीव जंतुओं का कितना मिश्रण है इसमें? 50% है। अर्थात इन सभी का मिक्सिंग से आपकी क्या बनी हुई है? मृदा बनी हुई। और मृदा एक क्या है? मिश्रण का प्रकार है। ठीक है, अच्छे से याद रखना है। आपके एग्जाम में यहाँ से और क्या पूछा जा सकते हैं? मृदा को प्रभावित करने वाले कारक। और मृदा को प्रभावित करने वाले कारक के लिए एक फार्मूला बनाया है मैंने, आप अच्छे से याद रख सकते हैं। S बराबर होता है F, और ब्रैकेट में लिखना है आपको ClORPTH। ठीक है, ये S का मतलब क्या है? सॉइल है। ठीक है, यहाँ लिख रखा है मैंने, S का मतलब सॉइल है, F मतलब फैक्टर, प्रभावित करने वाले कारक हो गए। अब कौन कौन से कारक है? Cl मतलब क्लाइमेट, जलवायु। ठीक है, O मतलब ऑर्गेनिज्म, जीव जंतु। R मतलब रिलीफ, उच्चावच।
और पी मतलब पैटर्नल रॉक मात्र चट्टाने, और टी मतलब टाइम समय, और एज लास्ट में कौन, ह्यूमन मनुष्य। इन सब ने मिलकर किसको प्रभावित किया है, आपके मृदा को प्रभावित किया है। तो एस बराबर फार्मूला याद रख सकते हो आप, FClORPTH। ठीक है, ये फार्मूला जिसने याद रख लिया उसके लिए मृदा के सारे कारक हो गए। और कभी मेंस में अगर डिटेल में क्वेश्चन पूछ ले या प्रीलिम्स में कौन सा कारक नहीं प्रभावित करता ऐसा भी पूछ सकता है, तो यहाँ से आप लिख सकते हो। सबसे पहले मृदा में हो गई सॉइल, हमने परिभाषा पढ़ ली है। जलवायु कैसे प्रभावित करती है, जब आप विश्व के जलवायु क्षेत्र पढ़ते हो तो अलग अलग जलवायु क्षेत्रों में उन जलवायु के अकॉर्डिंग अलग अलग मृदा पाई जाती है। ठीक है, जैसे मरुस्थली जलवायु पढ़ते हो तो मरुस्थली में बलुई या मरुस्थली मृदा पाई जाती है। ठीक है, आप मानसूनी जलवायु पढ़ते हो तो मानसूनी जलवायु में आपके कौन सी, लेटराइट मिक्स मृदा पाई जाती है। विषुवती जलवायु पढ़ते हो तो वहाँ केवल और केवल लेटराइट मृदा पाई जाती है। ठीक है, तो ये कुछ जलवायु पर आधारित मिट्टी निर्धारित होती है। जहाँ जैसी जलवायु होगी वहाँ वैसी मिट्टी बनेगी। क्यों, जलवायु मतलब ताप दाब वर्षण की प्रक्रिया। ताप दाब वर्षण की प्रक्रिया मतलब जैसा तापमान वैसा दाब वर्षा होगी और उसी के अकॉर्डिंग वहाँ की मृदा बनेगी। ठीक है, फिर आपके पूछा जाता है ऑर्गेनिक जीव जंतु कैसे प्रभावित करते हैं, तो मृदा में सूक्ष्म जीव अलग अलग प्रकार के क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार के जीव पाए जाते हैं। जैसे मैदानी क्षेत्रों में चरने वाले या शाकाहारी जीव जंतु ज़्यादा पाए जाएंगे, उन पर निर्भर भी जीव जंतु पाए जाते हैं। पर्वतीय क्षेत्रों में अलग प्रकार के जीव जंतु पाए जाएंगे। फिर वही जीव जंतु मृदा में मरते रहते हैं और विकटित होते रहते हैं और मृदा को बनाते रहते हैं। ठीक है, तो जीव जंतु भी कहीं ना कहीं क्या कर रहे हैं, अब गठित होकर या मरने के बाद अपने आप का उस मृदा में मिश्रण हो जा रहा है और प्रभावित कर रहे हैं मृदा को। फिर आपके उच्चावच देखोगे आप, पर्वत पठार और मैदान, तो पर्वत में पर्वतीय मिट्टी मिलेगी आपको, पठार में अलग अलग पठारों में अलग अलग प्रकार की मिट्टी मिलेगी। जैसे हम मालवा का पठार पढ़ेंगे काली मिट्टी मिलेगी। ठीक है, वहीं बघेलखंड गया, बघेलखंड का पठार पढ़ेंगे तो वहाँ लाल पीली मिट्टी मिलेगी। तो ये अलग अलग मिट्टी अलग अलग पठारों में देखने को मिलेगी। फिर मैदानी क्षेत्र पढ़ेंगे तो वहाँ जलोढ़ मिट्टी मिलेगी। ठीक है, तो ये उच्चावच भी कहीं ना कहीं किसको प्रभावित कर रहे हैं, मृदा को प्रभावित कर रहे हैं। अच्छे से याद रखना है। फिर आप याद रख सकते हो यहाँ से पैटर्नल रॉक्स। ठीक है, जहाँ जैसी चट्टानें होगी वहाँ वैसी मिट्टी मिलेगी। ठीक है, ये अच्छे से याद रखना है। जैसे धारवाड़ और आर्कियन क्रम की चट्टानें जहाँ होगी तो उनका अपक्षय अपर्दन होगा तो वहाँ लाल पीली मिट्टी मिलेगी। अगर कहीं बेसाल्ट चट्टानें होगी जो ज्वालामुखी के दरारी उद्भेदन से बनी होगी तो वहाँ बेसाल्ट चट्टानों से काली मिट्टी मिलेगी। तो कहीं आप पढ़ोगे क्वाटनरी चट्टानें होगी तो वहाँ जलोढ़ मृदा मिलेगी। ठीक है, और कहीं कहीं टर्शियरी मिट्टी होगी तो वहाँ कौन सी, पर्वतीय टर्शियरी चट्टानें होगी तो वहाँ पर पर्वतीय मिट्टी मिलेगी। मतलब कुल मिला के जैसी चट्टानें होगी वैसी वहाँ की मृदा होगी। अच्छे से याद रखना है। फिर समय, बिना समय के मृदा का निर्माण होना संभव नहीं। क्यों, चट्टाना को जब अनाच्छादन होता है तो 3 प्रक्रियाएं लाखों वर्षों की प्रक्रिया से गुजर रही है, अपक्षय, अपर्दन और निक्षेपण। और इन तीनों के परिणाम स्वरूप ही आपके मृदा बनी है, अपक्षय, अपर्दन और निक्षेपण। और ये प्रक्रिया बिना समय के नहीं हो सकती, इनमें लाखों वर्षों का समय लगा हुआ है। ठीक है, तो टाइम भी कहीं ना कहीं आपके किसको प्रभावित कर रहा है, मृदा को प्रभावित कर रहा है। अच्छे से याद रखना है। और फिर मनुष्य ने देखो मृदा को कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया। ठीक है, कहीं आपके पथरीली ज़मीन थी तो उसने कृत्रिम साधनों के माध्यम से वहाँ पर मिट्टी पहुँचा दी है। ठीक है, तो पथरीली ज़मीन पर भी मृदा चली गई है। आपके पता था कि कहीं जलोढ़ मिट्टी कम थी तो वहाँ पर उसने बलुई मिट्टी या दूसरी मिट्टी को ले जाकर खेती करना प्रारंभ कर दिया। तो कहीं ना कहीं मनुष्य सबसे बड़ा वर्तमान में फैक्टर है जो किसको प्रभावित कर रहा है, मृदा को। और ये तो इतना प्रभावित कर दिया कि इसने तो मृदा को प्रदूषण ही कर दिया है। तो ये मुख्य रूप से मृदा प्रदूषण के रूप में पढ़ रहे हैं अपन। ठीक है, कि ह्यूमन ने क्या किया है, मृदा को इतना प्रभावित किया है कीटनाशकों, उर्वरकों, सिंचाई और अन्य कारकों के द्वारा कि वो प्रदूषित हो चुकी है। तो ये सारे के सारे कारक थे। ठीक है, इसमें से ये सारे जो कारक थे ये मुख्य रूप से भौगोलिक कारक थे, लेकिन ये एक ह्यूमन कारण है जो मृदा को प्रदूषण के लिए जिम्मेदार बनाए। ठीक है, तो ये मुख्य रूप से कारक है जो मृदा को प्रभावित करते हैं। आपको अच्छे से याद रखना है। यहाँ से मृदा की परिभाषा, मृदा के संगठन, कार्बनिक पदार्थ 5%, अकार्बनिक 45% और लास्ट में वायु जल जीव कितने आ जाएंगे, ह्यूम्स वगैरह 50%। ठीक है, और ये सारे के सारे कारक S बराबर FClORPTH। ठीक है, ये तो मृदा की परिभाषा हुई। लेकिन हम पढ़ रहे हैं भारत भूगोल, और भारत भूगोल पढ़ रहे हैं तो भारत भूगोल में आपको याद रखना पड़ेगा भारत में मिट्टियाँ कौन कौन सी है या भारत में मृदा कौन कौन से प्रकार है।
ठीक है। और ये प्रकार आप सामान्यतः अपनी तरफ से तो बता नहीं सकते हो, ठीक है, तो किसी न किसी संगठन या किसी संस्था का सहारा लेना पड़ेगा आपको कि उसने कितने बताए हैं। तो आप देखोगे भारत में जो मृदा पाई गई है उस मृदा में आप देखोगे भारत में जो मृदा है वो ICAR का मतलब क्या है, ठीक है, ये है आपका इंडियन कृषि अनुसंधान संस्थान, ठीक है, जो दिल्ली में स्थित है। इसकी स्थापना 1929 में हुई थी, अच्छे से याद रखना है। ICAR की स्थापना कब हुई थी? 1929 में हुई थी। इसने क्या किया है, 1956 में मृदा के कुछ प्रकारों का जिक्र किया है और इसके अनुसार मृदा के कितने प्रकार है? 8 प्रकार है। तो आप मृदा के जो प्रकार पढ़ते हो वो ICAR के अनुसार पढ़ते हो, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के अनुसार, ठीक है, जो नई दिल्ली में स्थित है। 1929 में स्थापना हुई थी इसकी, ठीक है, और 1956 में इसने मिट्टियों को कितने भागों में बांटा है? 8 भागों में बांटा है। क्लियर है? तो ये अच्छे से याद रखना है। अब ये 8 भाग हम डिटेल से पढ़ने वाले हैं, ये एक एक भी आपके पूछे जा सकते हैं और सब के सब एक साथ भी बड़े मार्कर क्वेश्चन में पूछे जा सकते हैं और इनके कुछ फैक्ट पॉइंट है जो प्रीलिम्स में पूछे जा सकते हैं और पूछे जा सकते नहीं है, पूछे जा चुके हैं, ठीक है, कई एग्जामों में रिपीट होते रहते हैं, तो इनको अच्छे से याद रखना है। सबसे पहले हम इन 8 प्रकारों में मैं 8 प्रकार बता देता हूँ, फिर एक एक का जिक्र करेंगे हम। सबसे पहले हम जलोढ़ मृदा, फिर काली मृदा, फिर लाल पीली मृदा, फिर लेटराइट मृदा। 4 तो ये हो गए, जलोढ़, काली, लाल पीली और लेटराइट। और फिर आगे पढ़ोगे आप तो बलुई, पर्वती, लवणी और पीट, ठीक है। लास्ट की 4 कौन सी है? बलुई, पर्वती, लवणी और पीट। ये 4 आपके मृदा के प्रकार है और वो 4 पहले के प्रकार, कुल मिला के कितने प्रकार हुए? 8 प्रकार हुए। ये मृदा के प्रकार समझना है, ठीक है। इन प्रकारों को समझने के बाद हम इसका वितरण भी पढ़ेंगे, ठीक है, कि भारत में किस किस क्षेत्र में कौन कौन सी मृदा पाई जाती है, ठीक है। ये मुख्य रूप से अगर डायग्राम बना दिया, इतना लिख लिया तो अच्छे मार्क्स पा सकते हैं आप और सिलेक्शन लेके आप अपने परिवार और देश का नाम रोशन कर सकते हो, ठीक है। तो ये आप वितरण भी देखेंगे आप मृदा का भारत में। चलो हम जिक्र कर लेते हैं 8 प्रकार का। 8 प्रकार में हम सबसे पहले जिक्र करने वाले हैं जलोढ़ मिट्टी का। कौन सी मिट्टी का? आपके जलोढ़, ठीक है। और जब जलोढ़ मिट्टी का जिक्र करेंगे तो अच्छे से समझना है जलोढ़ मिट्टी पाई कैसे गई है और कहाँ कहाँ पे। तो जलोढ़ मिट्टी मुख्य रूप से नदियों के अवसादों से बनी है। कैसे? आपके हिमालयी नदियाँ देखोगे तो हिमालय में टर्शियरी चट्टानें थी, उनका अपरदन किया, मैदानी भागों में जमा करती गई, उन्होंने क्वार्टनरी रूप ले लिया और आपके किस मिट्टी का निर्माण हुआ उन अवसादों से? जलोढ़ मृदा का। आप प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ देखोगे तो तटीय क्षेत्रों में मृदा का जमा कर रही है, तो वहाँ पर भी इसका देखने का भाग मिलेगा। तो ये नदियों के अवसादों से बनी है मुख्य रूप से। और कहाँ कहाँ? तो उत्तर के विशाल मैदान में, तटीय भागों में और कुछ प्रायद्वीपीय नदियों के आंतरिक क्षेत्रों में भी पाई जाती है। प्रायद्वीपीय नदियों के कौन से क्षेत्र में भी पाई जाती है? आंतरिक क्षेत्रों में भी पाई जाती है, ठीक है। छोटी छोटी नदियाँ अनेक सारी निकलती प्रायद्वीप से, तो छोटे छोटे मैदानों का तटों के आसपास निर्माण करती है। तो ये आपके वहाँ पर कौन सी? अवसादों से बनी है, इसलिए मृदा कौन सी कहलाएगी? आपकी जलोढ़, ठीक है। जल प्लस ओढ़, ठीक है, मतलब जल द्वारा बहाकर लाए गए अवसादों से बनी हुई मिट्टी है, ठीक है। तो ध्यान रखना, ये देश के कुल क्षेत्रफल के 43% भाग पर पाई जाती है, ठीक है, अच्छे से याद रखना। देश के कुल क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत भाग पर पाई जाती है? ये 43% भाग पर पाई जाती है, ठीक है। मिट्टियों की बात कर रहा हूँ, अच्छे से ध्यान रखना है। फिर आप आगे पढ़ोगे, इसमें NPK की कमी होती है। NPK इसलिए लिखा है कि इसमें पूरी तरह से NPK की कमी नहीं होती है, N और K की कमी होती है, P मौजूद होता है। NPK मतलब क्या है? नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम। और इसकी खास बात है, इसमें फास्फोरस अच्छी मात्रा में बना रहता है, ठीक है, लेकिन कमी किसकी होती है? ये साथ में लिखा है ताकि आप पढ़ सको, क्योंकि आपके खाद के रूप में या उर्वरक के रूप में इसका उपयोग किया जाता है, NPK उर्वरक, ठीक है। तो N और K की कमी होती है और P मौजूद होता है इसमें। और ये सरकार NPK आपको सब्सिडी के रूप में उपलब्ध कराती है, ठीक है। आप पढ़ते हो नाइट्रोजन मतलब यूरिया, P मतलब फास्फोरस खाद और K मतलब पोटेशियम खाद, ठीक है। ये तीनों उर्वरक उपलब्ध करा दिए और सरकार के अनुसार या वैज्ञानिक के अनुसार खेतों में आपको डालना हो
तो इनका रेशियो होना चाहिए 4:2:1। ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है। खेतों में इनका रेशियो कितना होना चाहिए? अगर 4 kg आप यूरिया डालते हो अर्थात नाइट्रोजन डालते हो तो 2 kg आपको फास्फोरस डालना पड़ेगा और 1 kg क्या डालना पड़ेगा आपको? पोटेशियम। ठीक है, तो ये अनुपात होना चाहिए। लेकिन आप देखोगे भारतीय किसान, ठीक है, अवैज्ञानिक रूप से कृषि करते हैं और उनको सब्सिडी सर्वाधिक इस पे मिलती है यूरिया पे, तो वो सबसे ज़्यादा किसका उपयोग करते हैं? यूरिया का। कितना? 9 kg। एक समझ लो, ये kg मतलब अनुपात बता रहा हूँ मैं, kg मतलब 90 किलो भी हो सकता है। ठीक है, बाकी में अनुपात के सबसे सरल अनुपात यही हो सकता है, 4:2:1। ठीक है, तो ये 9 तो कितना यूज़ कर रहे हैं? यूरिया कर रहे हैं। 1 कितना कर रहे हैं? फास्फोरस कर रहे हैं। और पोटेशियम बहुत महंगा खाद होता है और यह पूर्णतः आयात पर निर्भर है। ये आपके दोनों तो क्या होते हैं, भारत में मौजूद है, लेकिन ये पोटेशियम मुख्य रूप से आयात किया जाता है। ओमान और रशिया से हम मुख्य रूप से इसको आयात करते हैं, ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये आयात किया जाता है और बाकी एनपी तो भारत में ही बनते हैं। तो आप देखोगे ये थोड़े सस्ते होते हैं और सबसे सस्ता यूरिया होता है आपके, तो यूरिया का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल, फास्फोरस का उससे कम। और ये इतना महंगा होता है कि भारत के किसान तो वैसे ही सीमांत, तो लघु और गरीब किसान है, तो वो इतना महंगे खाद का उपयोग नहीं कर पाते। हाँ, पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसानों को छोड़कर। क्यों? वो वहाँ के किसान संपन्न हैं, आप सभी जानते हैं, लेकिन देश के शेष भाग के किसान आपके इतने संपन्न नहीं मिलेंगे और ज़्यादातर इस रूप में आपके उर्वरक का उपयोग करते हैं वो। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। तो NPK की कमी मतलब उसमें केवल N और K की कमी, P बना रहता है, ह्यूमस भी उपस्थित होता है और इसमें चूना भी बड़ी मात्रा में पाया जाता है। ठीक है, तो ये पाया जाता है, ये पाया जाता है और ये पाया जाता है, लेकिन N और K नहीं पाया जाता है, ध्यान रखना है। बाकी मैंने साथ इसलिए लिखा है ताकि आपको याद रहे। फिर इसमें सभी प्रकार की फसलें हो सकती है, इसकी खास विशेषता। ये अत्यधिक उर्वर मिट्टी है, भारत की सबसे ज़्यादा उर्वरक मिट्टी कौन सी? आपकी जलोढ़ मिट्टी। ठीक है, और इसमें सभी प्रकार की खेती हो सकती है। आप दाल वाली फसलें, अनाज वाली फसलें, ठीक है, रबी, खरीफ, जायद सभी प्रकार की फसलें बो सकते हैं। लेकिन खास बात यह है कि इसके ऊपरी क्षेत्रों में, तराई वाले क्षेत्रों में कौन सी फसलें? गन्ना की फसलें बोई जाती है। मध्य उच्च भागों में गेहूं, गन्ना की फसलें बोई जाती है और निम्न वाले क्षेत्रों में चावल और जूट की खेती की जाती है। तो आप देखोगे अब भारत के जो ऊपरी वाला, तराई वाला क्षेत्र, वहाँ तो गन्ने की खेती मिलेगी, तो वहाँ गन्ना किसान होंगे। मध्य उच्च भागों में गेहूं की कृषि मिलेगी आपके मुख्य रूप से, और सबसे निम्न पश्चिम बंगाल, बिहार वाले क्षेत्रों में चावल और जूट की कृषि मिलेगी। ठीक है, और तटीय भागों में भी चावल, जूट की कृषि मिलेगी आपको मुख्य रूप से। तो इसमें सभी प्रकार की फसलें हो सकती है। ठीक है, बस इस चीज़ों को जो कमी है उनको उपलब्ध करा दिया जाए, क्लियर है। और सिंचाई समय से उपलब्ध कर दी जाए इसमें। क्यों? ऊंचाई वाले भागों को में जो मिट्टी होती है वो बांगर होती है और नीचे वाले भागों में खादर होती है। नीचे वालों में सिंचाई की ज़रूरत नहीं होती खादर में, लेकिन बांगर में क्या होती है? सिंचाई की ज़रूरत होती है, क्योंकि वो उच्च भागों में पाई जाती है। तो ये आपके कुछ जलोढ़ मिट्टी की विशेषताएं हुई जो आपको याद रखना है। एग्जाम में यहाँ से 101% क्वेश्चन बनेंगे। चलिए हम अगली मिट्टी पर चलते हैं। और अगली मिट्टी कौन सी है आपकी? मुख्य रूप से काली मिट्टी। ठीक है, ये जलोढ़ की विशेषता हुई। अब हम किसकी विशेषता पढ़ेंगे? काली मिट्टी की विशेषता पढ़ेंगे। ठीक है, और काली मिट्टी की विशेषता क्या क्या है? तो ये खास बात है, ज्वालामुखी के कौन से उद्भेदन एग्जाम में पूछा गया है? दरारी उद्भेदन से बनी हुई है। और दरारी उद्भेदन से एक चट्टानों का निर्माण हुआ। मुख्य रूप से कौन सी चट्टानें? बेसाल्ट चट्टानें। उन बेसाल्ट चट्टानों के विखंडन अर्थात अपक्षय अपदन से बनी हुई है। ठीक है, तो ध्यान रखना है, ज्वालामुखी का उद्भेदन होता है तो दरारी उद्भेदन में जो लावा निकलता है वो मुख्य रूप से पतला होता है, तो दूर तक फैलता है, जिससे पठारों का, परतदार पठारों का निर्माण होता है और उसमें आपके बेसाल्ट चट्टानें बनती हैं। उन बेसाल्ट चट्टानों का अपक्षय अपरदन होता है। तो कौन सी मिट्टी बनती है आपकी? काली मिट्टी बनती है, एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। और इसका काला रंग किसके कारण होता है? ये भी एग्जाम में पूछा गया है। इसका काला रंग होता है टिटानीफेरस मैग्नेटाइट के कारण। किसके कारण होता है? टिटानीफेरस मैग्नेटाइट के कारण इसका काला रंग होता है। अच्छे से याद रखना आपको। ठीक है, तो टिटानीफेरस मैग्नेटाइट के कारण इसका कौन सा रंग होता है? आपके काला रंग होता है, पूछा गया एग्जाम में। ये सब प्रीलिम्स के फैक्टर है। ठीक है, इसके कौन कौन से नाम है? कपासी मिट्टी। क्यों? इसमें सर्वाधिक कोई खेती होती है तो वो होती है कपास की, इसलिए इसको किस नाम से जाना जाता है? कपासी मिट्टी के नाम से भी जाना था। इसको रेगुर मिट्टी और स्वतः जुताई वाली मिट्टी भी कहा जाता है। ठीक है, स्वतः जुताई मतलब ये सूखने पर इसमें दरारें पड़ जाती है और गीली होने पर ये फूल जाती है। ठीक है, तो इसकी खास बात यह है कि गीली होने पर फूल जाएगी और पास पास आ जाएंगे कण
और सूखने पर दूर दूर हो जाएगी तो दरारें पड़ जाएगी, और जब दरारें पड़ जाएगी तो इसकी जुताई स्वतः ही हो जाएगी, क्योंकि सारी गैसें जो वायुमंडल में मौजूद है वो अंदर दरारों में चली जाएगी। तो इसको इसलिए स्वतः जुताई वाली या रेगुर मिट्टी भी कहा जाता है। ठीक है। इसकी एक और ख़ास बात यह है कि इसकी जल धारण क्षमता अधिक होती है। क्या होती है? इसकी जल धारण क्षमता जो होती है अधिक होती है, और इस जल धारण क्षमता अधिक होने के कारण इसमें एक बार सिंचाई कर दी जाए तो काफ़ी समय तक नमी बनी रहती है, इसलिए ये वर्तमान में सर्वाधिक कृषि के क्षेत्र के लिए उपयोगी हुई है। ठीक है, तो ध्यान रखना है, जल धारण क्षमता अधिक होती है, एक बार दो बार सिंचाई मिल जाए तो आपके कोई भी फसल हो सकती है इस पर भी। ठीक है, इसकी ये खास विशेषता है। इसकी और क्या विशेषता है आपको ध्यान रखना है, तो आप देखोगे इसकी और विशेषता है इसमें NPK, अब यहाँ पे भी ध्यान रखना है। ठीक है, इसमें NPK में N और K की कमी होती है। N और किसकी कमी होती है? K की, लेकिन पोटास पर्याप्त मात्रा में होता है, और पोटास के साथ ह्यूमस भी उपस्थित होते हैं, आयरन भी उपस्थित होता है, चूना भी उपस्थित होता है, और एल्यूमिनियम भी उपस्थित होता है। ये सब उपस्थित होते हैं, लेकिन N और K की कमी होती है, और वही N और K जो आपके किसके द्वारा उपलब्ध कराया जाएगा? सरकार द्वारा सब्सिडी देकर उपलब्ध कराया जाएगा। ठीक है, तो आपके सबसे ज़्यादा सरकार द्वारा सब्सिडी यूरिया पे दी जाती है, ध्यान रखना है। तो ये अच्छे से याद रखना, कहीं ना कहीं आपके राजनीति भी एग्रीकल्चर से प्रभावित हो रही है। ठीक है, तो ध्यान रखना आपको। तो NPK में N और K की कमी, लेकिन P, ह्यूमस, Fe, चूना और एल्यूमिनियम की अधिकता होती है इस मिट्टी में। और इस मिट्टी पाई कहाँ जाती है? ये वाली मिट्टी दक्कन का पठार जो महाराष्ट्र वाला क्षेत्र है, मालवा का पठार आपके मध्य प्रदेश वाला क्षेत्र, मुख्य रूप से कौन सा? पश्चिमी मध्य प्रदेश, काठियावाड़ मतलब गुजरात का सौराष्ट्र वाला क्षेत्र है यहाँ पे आपके। ठीक है, और राजमहल की पहाड़ियाँ ये झारखंड में स्थित है, कोयम्बटूर का पठार आपके स्थानीय पठार है, तमिलनाडु में स्थित है। इन सभी क्षेत्रों में मुख्य रूप से, और भी छोटी छोटी जगह मिलेगी, लेकिन मुख्य रूप से इन क्षेत्रों में कौन सी मिट्टी मिलेगी? आपके काली मिट्टी मिलेगी। और ये भी सभी प्रकार की फसलों के लिए उपयुक्त है, लेकिन वर्तमान में इसमें कपास, ठीक है, महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश में मुख्य रूप से इसमें कपास की खेती की जाती है। महाराष्ट्र में तो गन्ने की खेती भी की जा रही है इसमें मुख्य रूप से। ठीक है, और मध्य प्रदेश में आप देखोगे तो रबी की फसल के रूप में गेहूं की कृषि की जाती है, और खरीफ की फसल के रूप में सोयाबीन की कृषि की जाती है इसमें। ठीक है, तो ये कुछ प्रमुख फसलें हैं जो इसमें बोई जाती है, कपास, गन्ना, गेहूं, सोयाबीन। इसके अलावा भी सारी दलहन और तिलहन वाली फसलें इसमें सभी हो सकती है, बस सिंचाई और N और K समय पर उपलब्ध करा दिया जाए इसमें। ठीक है, और एक दो सिंचाई मिल जाती है तो उसकी जल धारण क्षमता इतनी अधिक होती है कि फिर सिंचाई की जरूरत नहीं पड़ती है। तो ये ध्यान रखना, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट मिट्टी है। ठीक है, तो ये काली मिट्टी भी हुई। चलो अगली मिट्टी पे चलते हैं हम। अगली मिट्टी कौन सी है आपकी? आप पढ़ोगे, अगली मिट्टी है आपकी लाल पीली। इसका नाम लाल पीली क्यों है? खास बात ये कि जब सूखी होती है तो लाल होती है, लेकिन जब ये गीली हो जाती है तो ये थोड़ा सा हल्का कलर बदल देती है अपना, और हल्की पीली दिखाई देती है। कैसी दिखाई देती है? ये पीली दिखाई देती है। तो लाल सूखी होने पर लाल होती है, और गीली होने पर ये पीली हो जाती है, इसलिए इसको लाल पीली मिट्टी कहा जाता है। ठीक है, अच्छे से ध्यान रखना है। फिर आपके ये कुल जो भाग है उसके 18.5% भाग पर मौजूद है, अर्थात पूरा जो प्रायद्वीपीय भाग है भारत का आपका, उसमें मुख्य रूप से मिट्टी जो पाई जाती है वो लाल पीली मिलेगी। ठीक है, तो अच्छे से याद रखना है। तो ये 18.5% भाग पर पाई जाती है। इसका रंग पूछा गया लाल क्यों होता है? जैसे काली मिट्टी का काला रंग टिटानीफेरस मैग्नेटाइट के कारण था, तो इसका जो लाल रंग होता है वो फेरिक ऑक्साइड के कारण होता है। किसके कारण होता है? फेरिक ऑक्साइड के कारण इसका लाल रंग होता है, पूछा गया है ना। और पीला रंग कब होगा? जब ये गीली हो जाएगी। तो लाल रंग फेरिक ऑक्साइड के कारण होता है, अच्छे से ध्यान रखना है। और फेरिक ऑक्साइड मतलब इसमें आयरन की अधिकता होगी जैसे काली में थी, तो ध्यान रखना है। फिर ये बनी कैसी है? तो प्रायद्वीपीय भारत में मुख्य रूप से आर्कियन धारवाड़ जैसी चट्टानें मौजूद है। उन चट्टानों के अनाच्छादन अर्थात अपक्षय अपर्दन निक्षेपण से बनी हुई है, अच्छे से याद रखना है। फिर इसमें मुख्य रूप से सभी की कमी होती है, ध्यान रख लेना। इसमें N की भी कमी होती है, P की भी कमी होती है, और K की भी कमी होती है। ठीक है, NPK तीनों की कमी होती है इसमें। और इसमें अधिकता किसकी होती है? Fe और एल्यूमिनियम की अधिकता होती है। तो NPK की तो कमी होती है, लेकिन Fe और एल्यूमिनियम की अधिकता होती है। और साथ ही MPPSC पूछ चुकी क्वेश्चन, इसकी उपजाऊ क्षमता अधिक होती है कम, तो आपके इसकी उपजाऊ क्षमता कम होती है। MPPSC ने कथन के रूप में अधिक दे दिया था, और वही गलत था। एक वो एलिमिनेट करते तो आपको आंसर मिल जाता आराम से। इस टाइप से क्वेश्चन फिर आ सकते हैं।
ठीक है। तो ये कम उपजाऊ होती है, था इसकी उर्वरक क्षमता जो होती है वो बहुत कम होती है, ठीक है। और जब ये कम उपजाऊ होती है तो इसमें सिर्फ मुख्य रूप से मोटे अनाजों की ज्वार बाजरा रागी, ठीक है, कथुआ जैसे मोटे अनाजों की कृषि होती है। और आप सभी को पता है, ठीक है, आपका जो अभी पिछला 2023 वर्ष किस रूप में मनाया गया था, मोटे अनाज के रूप में मनाया गया था, क्लियर है। तो ये मोटा अनाज की खेती के लिए उपयुक्त है। और ध्यान रखना है जब इसमें एनपीके की कमी होती है, ठीक है, और एफी और एल्यूमिनियम बने रहते हैं तो इसकी जो प्रकृति होती है अम्लीय होती है। कैसी होती है? अम्लीय। क्यों? क्योंकि चूने का इसमें निक्षालन हो जाता है। क्या हो जाता है आपके? निक्षालन। तो ध्यान रखना इसमें चूने का क्या हो जाता है आपके? निक्षालन हो जाता है, क्लियर है। तो ये प्रकृति अम्लीय होती है चूने की कमी के कारण। एफी एल्यूमिनियम बने रहते हैं ऐसे कैसे? एनपीके की कमी होती है, आपको पता है, और सरकार इसको सब्सिडी देकर अवेलेबल करवाती है। और ये कम उपजाऊ होने के कारण किस खेती के लिए उपयुक्त है? मोटे अनाजों की खेती के लिए प्रयुक्त है, अच्छे से याद रखना है। और यह प्रायद्वीपीय भारत में पाई जाती है मुख्य रूप से। कौन से में पाई जाती है? प्रायद्वीपीय भारत में। हम इसका वितरण भी देख लेंगे। आपको थोड़ा सा वितरण बता देता हूँ। जो जो हमने मुख्य मिट्टियाँ पढ़ी है आप देखोगे, ठीक है। अपनों ने मुख्य रूप से कौन सी जलोढ़ मिट्टी पढ़ ली है, तो देखो ये पूरा भारत का उत्तर का विशाल मैदान, वहाँ पर जलोढ़ मिट्टी मिल रही है। और तटीय क्षेत्र में कौन सी मिट्टी मिल रही है? जलोढ़ मिट्टी मिल रही है, ठीक है। तो ये आपके जलोढ़ मिट्टी इसमें मिल रही है, अच्छे से याद रखना आपको। फिर आप देखोगे तो ये वाली काली मिट्टी पढ़ ली अपनों ने। तो ये देखो गुजरात का काठियावाड़ वाला क्षेत्र, मालवा का पठार, और ये दक्कन का पठार। नीचे आ जाएगा आपके कौन सा? कोयम्बटूर का पठार। और ये राजमहल की पहाड़ी वाला क्षेत्र, यहाँ पे मुख्य रूप से काली मिट्टी मिल रही है जो हमने पढ़ ली है। और दरारी उत्पादन से बनी थी ये। और जलोढ़ मिट्टी नदियों के दौरान उस साथ लाकर बाहर जमा करने से बनी थी, ठीक है। तो दोनों मिट्टियों का निर्माण प्रक्रिया भी पढ़ ली अपनों ने, और उनका वितरण भी देख सकते हो आप मैप में, ठीक है। तो अच्छे से ध्यान रखना है। तीसरी मिट्टी अपनों ने कौन सी पढ़ी? लाल पीली। और लाल पीली मुख्य रूप से देखोगे प्रायद्वीपीय भारत में मिल रही है आपको, ठीक है। तो ये वाला में अच्छे से याद रखना है। ये प्रायद्वीपीय भारत में मुख्य रूप से कौन सी मिट्टी मिलती है? लाल पीली। इसकी उपजाऊ क्षमता कम होती है, इसलिए इसमें मुख्य रूप से मोटे अनाज की कृषि होती है, ठीक है। तो इसके बारे में इतना ही पॉइंट काफ़ी है आपके लिए। चलें आगे, ये अगली मिट्टी पे बढ़ते हैं। कौन सी है अगली मुख्य मिट्टी? है आपकी कौन सी? लेटराइट। और लेटराइट मिट्टी पढ़ोगे आप तो लेटराइट मिट्टी वास्तव में लेटर शब्द से बनी है। लेटर जो एक लैटिन भाषा का शब्द है, इसका हिंदी अर्थ देखोगे तो इसका हिंदी अर्थ होता है ईंट। ये लैटिन भाषा के लेटर शब्द से बनी हुई है, ठीक है, लेटराइट वर्ड जो है। और उसका हिंदी अर्थ क्या होता है? ईंट। अर्थात जो लेटराइट मिट्टी जो होती है वो ईंट की तरह होती है। ईंट की तरह मतलब जब वो मुलायम हो या गीली होती है तो बहुत चिकनी और मुलायम होगी, और जब वो सूख जाती है तो ईंट की तरह कठोर हो जाती है, पत्थर की तरह, ठीक है। तो इसलिए यह इसकी खासियत है कि ये ईंट की तरह होती है, तो इसको लेटराइट मिट्टी कहा जाता है, ठीक है। और गीली होने पर मुलायम और सूखने पर कठोर हो जाती है। इसकी खास विशेषता ये उच्च तापमान और भारी वर्षा वाले क्षेत्रों में मिलती है, जहाँ तापमान लगभग 25 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड बना रहता है, ठीक है। और वर्षा 200 सेंटीमीटर या उससे अधिक होती है। उस वाले क्षेत्रों में आपके कौन सी मिट्टी मिलेगी? आपके मुख्य रूप से लेटराइट मिट्टी। और ऐसा क्षेत्र विषुवतीय क्षेत्र ही संभव है, ठीक है। तो विषुवतीय क्षेत्र में आपके कौन सी मिट्टी मिलती है? ये मिट्टी मिलती है। लेकिन भारत में विषुवतीय क्षेत्र तो है नहीं, क्योंकि भारत विषुवत के उत्तर में स्थित है। लेकिन भारत में केरल वाला जो क्षेत्र है, और पश्चिमी घाट के पश्चिमी ढलान, और मेघालय का पठार, और पूर्वोत्तर की जो पहाड़ियाँ हैं वहाँ पर आपके काफ़ी ज़्यादा वर्षा होती है, इसलिए, और तापमान भी ज़्यादा रहता है, इसलिए वहाँ कौन सी मिट्टी मिलेगी आपके? मुख्य रूप से यही लेटराइट मिट्टी मिलेगी। पश्चिमी घाट के पश्चिमी ढलान मुख्य रूप से केरल में, ठीक है। पूर्वोत्तर भारत में मुख्य रूप से कहाँ पर? मेघालय के पठार में, जहाँ आप पढ़ते हो मौसिनराम चेरापूंजी, वो वाला क्षेत्र, वहाँ पर कौन सी मिट्टी मिलेगी आपके? लेटराइट मिट्टी मिलेगी। इस लेटराइट मिट्टी में खास बात है कि जो हल्के पदार्थ होते हैं, हल्के तत्व होते हैं, उनका क्या हो जाता है? निक्षालन हो जाता है। इतनी बारिश में तत्व कैसे टिकेंगे? तो सारे बह जाते हैं। यूपीपीसीएस क्वेश्चन पूछ चुका है। और भारी तत्व बने रहते हैं, Fe एल्यूमिनियम मैग्नीशियम जैसे। और यूपीपीसीएस ने पूछ लिया था, इसमें Fe एल्यूमिनियम Mg जैसे तत्वों का निक्षालन हो जाता है। तो क्या Mg और इनका निक्षालन हो रहा है क्या? नहीं। क्यों? ये भारी है, बने रहेंगे। जबकि NPK जैसे हल्के तत्व होंगे वो सारे के सारे बह जाएंगे। तो ऐसे आपको अच्छे से कथन के रूप में सारे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, इसलिए इनके पॉइंट भी याद रखना अच्छे से, ठीक है। और 101% क्वेश्चन आना ही है, यहाँ से देख लेना,
ठीक है। तो ये निक्षालन होता है हल्के तत्वों का और भारी तत्व मौजूद रहते हैं इसमें। क्लियर है। तो ये कौन सी मिट्टी हुई आपकी, लेटराइट मिट्टी हुई, जो लैटिन भाषा के लेटर शब्द से बनी थी, जिसका अर्थ क्या था, ईंट था। और इस क्षेत्र में मुख्य रूप से आपके काजू वगैरह की खेती होती है। ठीक है, किसकी खेती होती है, मुख्य रूप से काजू और मसालों की कृषि होती है यहाँ पे, तो ध्यान रख लेना। ये काजू और मसालों की कृषि के लिए जानी जाती है। और इसकी एक और ख़ास बात है ये कि यहाँ पर एक बार फसल अगर पौधे कट वगैरह जाए या पेड़ काट दिए गए तो दूसरी बार उगाना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि सारे तत्व बह जाते हैं। ठीक है, और उनको पोषण पर्याप्त नहीं मिलता है तो वापस उग नहीं पाएंगे। इसलिए यहाँ पर बागानी कृषि भी कह सकते हो आप, मुख्य रूप से कर सकते हैं अपन। और मसालों की कृषि और काजू की कृषि के लिए ये उपयुक्त होती है अच्छे से। ठीक है, तो हमने 4 प्रकार की मिट्टियाँ पढ़ ली है मुख्य रूप से। कौन कौन सी, जलोढ़, काली, लाल पीली और लेटराइट। ठीक है, तो ये 4 प्रकार की मिट्टियाँ तो पढ़ ली। अगली 4 और हम पढ़ लेते हैं, और इनका वितरण भी हम लास्ट में बता देंगे, कौन सी मिट्टी का कहाँ कहाँ कैसे वितरण मिल रहा है। इसमें हम 3 पढ़ लिए हैं। अब सबसे पहले पढ़ोगे आप कौन सी मिट्टी, इनमें 5वें प्रकार की हो, बलुई मिट्टी। और बलुई मिट्टी मुख्य रूप से कहाँ मिलेगी, मरुस्थली क्षेत्रों में मिलेगी, इसलिए इसको मरुस्थली मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। कौन सी मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है, मरुस्थली मिट्टी के रूप में भी जाना जाता है इसको। ये कहाँ कहाँ पाई जाती है, भारत के थार के मरुस्थल में, मुख्य रूप से पश्चिमी राजस्थान, दक्षिण का पंजाब वाला क्षेत्र, दक्षिण पंजाब जहाँ थार का कुछ भाग पाया जाता है, कच्छ का रण, गुजरात का उत्तरी क्षेत्र, और कुछ शुष्क प्रदेश है भारत में या वृष्टि छाया के प्रदेश है, वहाँ ये मिट्टी मिलेगी कहीं कहीं बीच बीच में। ठीक है, तो ये मुख्य भाग है भारत के जहाँ पर ये बलुई मिट्टी मिलती है। इस मिट्टी की खास विशेषता ये है कि इसमें एन और के की तो कमी होती है, लेकिन पी क्या होता है, पर्याप्त मौजूद हो जाता है। ठीक है, तो एन और के की कमी होती है, साथ ही ह्यूम्स की भी कमी होती है, लेकिन किसकी अधिकता होती है, पी की अधिकता होती है, फास्फोरस की। ठीक है, तो ये खास बात है, एनपीके में पी पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है, के की कमी होती है, एन की कमी होती है और ह्यूम्स की कमी होती है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। और साथ ही इसमें आयरन और फास्फोरस, ये फास्फोरस यहाँ लिख दिया मैंने, उपस्थित होते ही हैं। इस मिट्टी की खास बात है, यहाँ वर्षा नहीं होती है इतनी। ठीक है, और वर्षा नहीं होती तो निक्षालन की समस्या यहाँ कभी नहीं होगी, इसलिए मिट्टी आपके बनी रहती है उसमें। और उस मिट्टी में खास बात है पोषक तत्व बने रहते हैं। तो ये यहाँ पोषक तत्वों की तरह देखोगे आप तो यहाँ पोषक तत्व अधिक मात्रा में बने रहते हैं, क्योंकि यहाँ पर निक्षालन नहीं होता है। लेकिन इसका अपर्दन होता है वायु द्वारा। इसका क्या होता है, अपर्दन होता है, जिसमें मिट्टी ही एक जगह से उड़कर दूसरी जगह बहती जाती है, लेकिन उसमें पोषक तत्व वैसे के वैसे बने रहते हैं। अगर इन पोषक तत्वों को रहने दे इसमें और सिंचाई उपलब्ध करा दे तो इसमें विभिन्न प्रकार की खेती की जा सकती है। और आप देखोगे इसका एक उदाहरण अच्छा है, सबसे पहले इंदिरा गांधी नहर बना दी गई है आपके राजस्थान में जैसलमेर तक। और इस इंदिरा गांधी नहर बनाने के कारण देखोगे तो पूरा जो वो राजस्थान का मरुस्थल वाला क्षेत्र है इंदिरा गांधी के आसपास, इंदिरा गांधी नहर के आसपास वाला, वहाँ पर बड़ी मात्रा में हर प्रकार की कृषि की जा रही है, जिसमें मुख्य रूप से मोटे अनाज तो आपके कम पानी वाले क्षेत्रों में बोए जाते हैं, लेकिन आप देखोगे मिर्च, धनिया, सौंफ, अजवाइन, अलसी, इसबगोल, मेथी, तिल, तोरिया, झाड़िया, बेर, मेहंदी जैसी कृषि की जाती है। और इस इंदिरा गांधी नहर में तो या इसके आसपास तो गेहूं जैसी कृषि की जा रही है, गेहूं और धान की। ठीक है, तो वहाँ तो गेहूं और धान की कृषि की जा रही है जहाँ पानी उपलब्ध हो गया। और जहाँ वास्तविकता में पानी कम है वहाँ पर देखोगे मोटे अनाज, आप देखोगे मोटे अनाज में मुख्य रूप से बाजरा और ज्वार। और जब बाजरा और ज्वार देखोगे सर्वाधिक होता है, तो बाजरा ज्वार में आपके राजस्थान अव्वल राज्यों में शामिल होता है आपके हमेशा। ठीक है, और वहाँ के खान पान में भी बाजरे की रोटी, ठीक है, और आपके सरसों की साग फेमस है। ठीक है, तो वहाँ के कल्चर में भी बाजरा जाना जाता है। ठीक है, तो ये बाजरा क्यों हो रहा है वहाँ पे, कम पानी है, मोटे अनाज के रूप में आता है ये, और अच्छी फसल कम पानी में भी हो जाता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। फिर आप देखोगे मिर्च की कृषि, आपने एक मूवी देखी होगी, ठीक है, सरफरोश। सरफरोश मूवी में आपने एक मिर्ची सेठ पढ़ा होगा, और मिर्ची सेठ जोधपुर वाले शहर में रहता है आपके। ठीक है, और वो हथियारों की स्मगलिंग करता है, और हथियारों की स्मगलिंग आपके मिर्ची के कट्टों में रखकर करता है, आपने अच्छे से देखा होगा। क्यों वहाँ पर गेहूं के कट्टे नहीं है, क्योंकि वहाँ हो क्या रहा है, मिर्ची हो रही है। ठीक है, तो आप मूवी देखकर भी वहाँ की जियोग्राफी और वहाँ के उत्पादन या कृषि का अंदाज़ा लगा सकते हैं। ठीक है, तो क्यों वहाँ मिर्ची के अंदर ही हथियारों का आदान प्रदान क्यों हो रहा है, क्योंकि वहाँ सर्वाधिक मिर्ची की कृषि हो रही है, और वो मिर्ची की कृषि कम पानी में हो जाती है, बलुई मिट्टी में हो जाती है, और आप देखोगे उस मूवी में अच्छे से बताया गया है। ठीक है, तो ध्यान रखना है, मिर्च, फिर धनिया, ठीक है, सौंफ, अजवाइन,
अलसी, इसबगोल, इन सभी फसलों में देखोगे राजस्थान अव्वल राज्यों में शामिल है। ठीक है, मेथी, तिल, तोरिया, ठीक है, झाड़ियाँ भी होती हैं यहाँ पर जिसमें बेर और मेहंदी मुख्य रूप से। आपके राजस्थान में बेर एक से एक वेराइटी के बेर मिलते हैं आपको। ठीक है, और मेहंदी पूरे राजस्थान, पूरे भारत में जो पूरा राजस्थान जो है वो लगभग 70% मेहंदी का उत्पादन करता है। ठीक है, और आपके एक जगह फेमस है सोजत, आप देखोगे तो ये सोजत की मेहंदी बहुत फेमस है। ठीक है, तो ये क्यों फेमस है? क्योंकि वहाँ पर उत्पादित हो रही है। बेर आपके एक से एक फेमस है वहाँ के। ठीक है, और आपने गाना भी सुना होगा, जयपुर के बाजार में पड़ियो पेमली बोर, नीचे नमकीन लेवा लागी आयो कमर में जोर। ठीक है, तो ये कैसे जयपुर के बाजार में ही पेमली बोर क्यों गिरा है? क्योंकि ये आपके बेर वहीं हो रहे हैं, वो ये नहीं बोलेंगे आपके कि कोलकाता के बाजार में। ठीक है, तो क्यों? क्योंकि वहाँ बेर की खेती हो रही है आसपास वाले क्षेत्रों में, तो वहाँ मार्केट में लाके बेचे जा रहे हैं। और जब बेचे जा रहे हैं तो वहाँ पर कल्चर पे स्थानीय गानों का भी बनाए गए स्थानीय गानों का भी विकास हुआ है वहाँ पे। ठीक है, तो झाड़ियाँ हो रही है। और जब ये मसाले वाली खेती हो रही है तो इसके लिए आप देखोगे यहाँ पर अचार फेमस है, इसलिए राजस्थान का अचार पूरे भारत में फेमस है। किसी भी चीज़ का अचार बना देते हैं वो, क्यों बना देते हैं? वहाँ पर मरुस्थली मिट्टी है और ग्रीष्म ऋतु काफ़ी तेज़ होती है, सब्जियाँ वगैरह जल्दी ख़राब हो जाती है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? ये सब मौजूद है, इन सब का मसाला बनाया और कुछ फल फ्रूट लिए आपने। ठीक है, और करौंदा है आपके, आम है आपके, ठीक है, हल्दी है, लहसुन है, इन सब का अचार बनाया जा सकता है वहाँ पे। और सबसे ज़्यादा फेमस आपके राजस्थान का ही अचार है। ठीक है, क्यों अचार है? क्योंकि वहाँ पर इस कंडीशन में रहेंगे लोग, मुख्य रूप से जनजातियाँ रहेगी इस क्षेत्र में, और जनजातियाँ अपने जीवन यापन के लिए अचार का उपयोग करेगी। ठीक है, तो ध्यान रखना है। यह शुष्क कृषि भी की जा रही है वर्तमान में, इजराइल के साथ हमने समझौता किया है शुष्क कृषि के लिए, जिसमें ड्रिप इरिगेशन और स्प्रिंकलर इरिगेशन शामिल है। और किसके साथ मिलकर? तो इजराइल और आपके एक जोधपुर में संस्था है काजरी। ठीक है, शुष्क कृषि अनुसंधान केंद्र है, और ये काजरी जोधपुर में स्थित है। शुष्क कृषि के लिए जाना जाता है। इसने इजराइल के साथ समझौता किया है और शुष्क कृषि पर कार्य कर रहा है लगातार ही। तो ये सब बलुई मिट्टी के बारे में चीज़ें याद रखना है, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, फेवरेट टॉपिक है MPPSC और अदर PCS का भी। ठीक है, अगली मिट्टी पढ़ेंगे हम, कौन सी है? अगली मिट्टी आपके बलुई मिट्टी। कौन सी मिट्टी है? हाँ, बलुई हो गई है, पर्वतीय मिट्टी। ठीक है, तो इस पर्वतीय मिट्टी का जिक्र कर लें तो मुख्य रूप से पर्वतीय भागों में मिलेगी, नाम से पता चल रहा है आपके। तो ये पर्वतीय भागों में मिलती है। ठीक है, और ये पर्वतीय भागों में तो जंगलों का विकास हुआ है, तो इन मिट्टी में मुख्य रूप से जंगल पाए जाते हैं, इसलिए इसको क्या भी कहा जाता है? वनी मिट्टी भी कहा जाता है। अच्छे से याद रखना है। फिर इसकी प्रकृति कैसी होती है? अम्लीय होती है, क्योंकि इसके जो तत्व क्या होते हैं? निक्षालित हो जाते हैं पहाड़ों पर। पानी ज़्यादा गिरेगा तो जितने भी हल्के तत्व सारे पानी के साथ बह जाएंगे, तो निक्षालन के कारण इसकी प्रकृति अम्लीय होती है। अच्छे से ध्यान रखना है, ये निक्षालन अधिक लिख लिया है। और यहाँ पर दो प्रकार की कृषि मुख्य रूप से होती है, बागानी और स्थानांतरित। बागानी कृषि देखोगे आप तो जम्मू कश्मीर वगैरह वाले क्षेत्रों में आपके बागानी कृषि होती है। ठीक है, और मुख्य रूप से आप देखोगे तो बादाम, सेब और चाय के बागान मिलेंगे आपको। चाय के बागान दार्जिलिंग वाले क्षेत्रों में मिलेंगे, सेब के बागान जम्मू कश्मीर हिमाचल में मिलेंगे, और आपके बादाम वगैरह भी जम्मू कश्मीर वगैरह में मिलेंगे। ठीक है, तो ये बागानी कृषि के लिए फेमस है। और इसमें पर्वतीय क्षेत्र है, बार बार मिट्टी में पोषक तत्व निक्षालित हो जाते हैं, इसलिए यहाँ जो कुछ जनजातियाँ पाई जाती है, वो जनजातियाँ कौन सी कृषि करती है? स्थानांतरित या झूमिंग कृषि करती है। अच्छे से ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये पर्वतीय मिट्टी की विशेषताएं हुई, ध्यान रखना है। अगली मिट्टी पढ़ रहे हैं हम, कौन सी? लवणी मिट्टी। ठीक है, और जब लवणी मिट्टी की बात कर रहा हूँ मैं, तो इसके बारे में भी कुछ चीज़ें फैक्ट याद रखना है। सिंपल क्वेश्चन, इसके क्या क्या नाम है? इसको हम अम्लीय या क्षारीय मिट्टी भी कहते हैं, रेह मिट्टी भी कहते हैं, कल्लर भी कहते हैं, ऊसर भी कहते हैं, और थूर भी कहते हैं। ये सारे के सारे नाम फैक्ट के रूप में पूछे गए हैं और पूछे जा सकते हैं। फिर अम्लीय, क्षारीय, रेह, कल्लर, ऊसर, थूर किस मिट्टी के नाम है? सब लवणी मिट्टी के नाम है। कौन सी मिट्टी के नाम है? ये लवणी मिट्टी के नाम है। और ये कहाँ पाई जाती है? तो शुष्क क्षेत्रों में, और जहाँ बहुत अधिक सिंचाई हुई है। और बहुत अधिक सिंचाई भारत में कहाँ हुई है? हरित क्रांति वाले क्षेत्रों में, पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश और उत्तरी राजस्थान। पश्चिमी उत्तर प्रदेश और उत्तरी राजस्थान में मुख्य रूप से ये मिट्टी मिलेगी। क्यों?
वहाँ पर हरित क्रांति का क्षेत्र रहा है। बड़ी मात्रा में उर्वरकों, कीटनाशकों और अधिक सिंचाई, लोग बहुत ज़्यादा सिंचाई करते गए और वहाँ की मिट्टी वर्तमान में क्या हो गई है, लवणी हो गई है। और लवणी में अम्लीय क्षारीय भी हो सकती है, या तो अम्लीय होगी या क्षारीय होगी, ठीक है। और वो प्रदूषित हो चुकी है, ठीक है। और इसके लिए वर्तमान में कई कार्य किए जा रहे हैं, ठीक है, तो ध्यान रखना है। और हरित क्रांति के जनक जिनका हाल ही में निधन हुआ है, ठीक है, और उनको नोबेल प्राइज़ भी दिया गया, आप सभी जानते हो, MS स्वामीनाथन, उनके योगदान से चलाई गई थी। और उन्होंने ही इसके दुष्परिणाम को देखते हुए 2004 में तो वैसे वो कृषक आयोग के अध्यक्ष बने थे, और उन्होंने 2006 में सदाबहार हरित क्रांति का अवधारणा रखी थी। कौन सी? सदाबहार हरित क्रांति 2006 में अवधारणा रखी। उन्होंने बोला था कि बहुत हो गई कीटनाशकों, उर्वरकों, अत्यधिक सिंचाई से कृषि, इसने हमारी मृदा को पूरी तरह प्रदूषित कर दिया है, और अब हम किसकी ओर बढ़ने की ज़रूरत है? जैविक कृषि की ओर बढ़ने की ज़रूरत है, जिसको सदाबहार हरित क्रांति के नाम से जाना गया, ठीक है, तो ध्यान रखना है। तो ये नहरों के किनारे बहुत ज़्यादा खराब हुई है मिट्टी, वहाँ पर लवणता की समस्या है, और जहाँ जल भराव खेतों में अधिक रहा है वहाँ पर इस लवणी मिट्टी की समस्या बनी रही है। और इसका उपचार कैसे किया जाता है? कई बार प्रीलिम्स एग्जाम में क्वेश्चन आ गए हैं। अगर मिट्टी अम्लीय हो गई हो तो उसमें चूना मिलाया जाएगा, अगर मिट्टी क्षारीय हो गई हो तो उसमें जिप्सम मिलाया जाएगा। अच्छे से याद रखना है, अम्लीय होने पर चूने से उपचार किया जाएगा, और क्षारीय होने पर जिप्सम से उपचार किया जाएगा, ठीक है। और इस जिप्सम का सूत्र पूछा गया आपके, CaSO4 × 2H2O, ठीक है, तो ध्यान रखना है, ये अच्छे से रखना है। अम्लीय का चूने से, और चूने का सूत्र क्या है? CaCO3 चूना पत्थर हो जाएगा, CaO, ठीक है, कली का चूना हो जाएगा, और CaOH का होल्ट वाइज बुझा हुआ चूना हो जाएगा, ठीक है। तो ये सब मिले, तीनों चीज़ चूने ही है, तो ध्यान रखना है। तो ये उपचार कैसे किया जा रहा है? अम्लीय का चूने से और क्षारीय का जिप्सम से, और इसमें मुख्य रूप से चावल और गन्ने की खेती की गई है, और ये वर्तमान में प्रदूषण की समस्या से जूझ रही है। एक और गेहूं की खेती भी बड़ी मात्रा में की गई यहाँ पे, ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। क्लियर है? चलो आगे चलें। अब अगली मुख्य मिट्टी कौन सी बची है आपकी? अगली मिट्टी बची है आपकी पीट। ये पीट मिट्टी जो होती है दलदली क्षेत्रों में पाई जाती है, ज्वारीय या डेल्टाई भागों में पाई जाती है, इसलिए इसको दलदली मिट्टी भी कहा जाता है। और वहाँ पर जैविक तत्वों की बहुत अधिकता होती है, क्योंकि नदियों में बहकर जीव जंतु मरते जाते हैं और आगे जाके जमा होते जाते हैं, और इसी मिट्टी में जमा होने से इसको जैव मृदा भी कहा गया, ठीक है। तो अच्छे से याद रखना है, दलदली क्षेत्रों का विकास हुआ है इसी मिट्टी के कारण, क्योंकि ये आपके मुख्य रूप से डेल्टाई भागों में मिलेगी, और ये बहुत सूक्ष्म अवसादों को जमा करती जाएगी, इसलिए पीट या दलदली कहलाएगी। और इसमें जीवांशों की अधिकता बहुत अधिक होगी, और इसके कारण इसको क्या कहेंगे? हम जैविक मृदा कहेंगे, या जैव मृदा भी कहेंगे, ठीक है। और ये कहाँ मिलेंगे? तो ये तराई भागों में मिलेगी मुख्य रूप से, और ये ज्वारी या डेल्टाई भागों में मिलेगी। तराई भाग कौन से? हिमालय की तलहटी में पढ़ा था आपने, भाबर और तराई। वो भाबर के बाद जो तराई क्षेत्र था वहाँ इसका विकास था, लेकिन वर्तमान में वो तराई क्षेत्र सूख चुका है, अर्थात दलदली मिट्टी या पीट मिट्टी वहाँ सूख चुकी है और गन्ने की खेती की जा रही है। लेकिन आपके सुंदरवन जैसे डेल्टा में अभी भी है, बड़ी मात्रा में मौजूद है, अच्छे से ध्यान रखना है। फिर ये सूक्ष्म अवसाद, मैंने बोला कौन से अवसाद जमा करेगी? ये सूक्ष्म अवसाद जमा करेगी, और सूक्ष्म अवसाद जमा होते जाएंगे और उसमें जल बना रहेगा, तो ये दलदल का विकास होगा। इसकी एक और खास प्रमुख विशेषता एग्जाम में पूछा गया, इसमें O2 की कमी होती है, और इसी O2 की पूर्ति के लिए जो यहाँ पे आए जाने वाले पेड़ होते हैं उनकी जड़ें बाहर आ जाती है। जैसे सुंदरी वृक्ष जो आपके सुंदरवन में मिलता है, वो सुंदरी वृक्ष की जड़ें बाहर निकली रहती है। क्यों निकली रहती है? क्योंकि इसमें ऑक्सीजन की कमी रहती है, और ऑक्सीजन की पूर्ति के लिए उसकी जड़ें बाहर आ जाती है, ठीक है। तो ये अच्छे से याद रखना आपको। फिर यहाँ पर सघन जैव विविधता मिलेगी, ये क्षेत्र इकोटोन कहलाएगा आपका, ध्यान रखना। जहाँ पर दो पारिस्थितिक तंत्र मिलते हैं, हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो सघन जैव विविधता मिलेगी, और चावल और जूट की खेती की जाएगी। यहाँ पे किसकी खेती की जाएगी? चावल और जूट की खेती की जाएगी। इस प्रकार हमने सारी की सारी मिट्टियाँ पढ़ ली है, अच्छे से याद रखना है। पहली चार कौन सी पढ़ी है? जलोढ़, काली, लाल, पीली और लेटराइट। और उसके बाद वाली चार कौन सी पढ़ी अपनों ने? बलुई, पर्वती, लवणी और पीट मृदा पढ़ ली हमने। ये चारों का और 8 मिट्टियाँ हो गई है, और इन सब का वितरण इस मैप में अच्छे से दे रखा है। 3 का मैंने बता दिया था, जलोढ़ मिट्टी थी, काली मिट्टी थी, ठीक है, और आपके लाल पीली मिट्टी थी। पर्वती देखोगे तो पर्वतीय भागों में मिलेगी, हिमालय, कुछ पश्चिमी घाट, दक्षिणी पश्चिमी पर्वतीय प्रदेश, अरावली और इन क्षेत्रों में मिलेगी, तो ध्यान रखना है। फिर आपके पीट मिट्टी मुख्य रूप से दलदली क्षेत्रों में और इस तराई क्षेत्र में मिलती थी, तराई क्षेत्र में अब नहीं मिलती है, सूख चुके हैं दलदल, ठीक है। और फिर एक और बलुई मिट्टी बताई दी मैंने, मुख्य रूप से थार मरुस्थल में मिल रही है आपके, और कुछ गुजरात का उत्तरी वाला भाग,
पंजाब और हरियाणा का क्षेत्र भी शामिल हो जाता है, अच्छे से याद रखना है। और कौन सी बची आपके, बस ये प्लेटराइट मिट्टी देखो, जहाँ ज़्यादा वर्षा हो रही है वहाँ मिल रही है, यहाँ पे मिल रही है मुख्य रूप से। तो ये सारी मिट्टियों का वितरण हुआ है। इस डायग्राम को अच्छे से याद रखना आपको, ठीक है। ये एग्जाम में पूरा क्वेश्चन यहाँ से प्रीलिम्स में भी बनेंगे, अनेक क्वेश्चन बनेंगे और मेंस में भी बनेंगे, ठीक है। चलिए हम अगली क्लास में मिलेंगे। थैंक यू सो मच।